अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी नुमाइश का समापन समारोह नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में आयोजित किया गया। नुमाइश का प्रदर्शन 46 दिनों तक जारी रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री महमूद अली शामिल हुए। 83वीं नुमाइश प्रदर्शनी 1 जनवरी को खुली। कुल 1500 प्रदर्शकों ने 2400 स्टॉलों के माध्यम से अपने उत्पादों की बिक्री की। समापन समारोह में मंत्री महमूद अली ने 46 दिनों तक उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिस विभाग के कर्मचारियों और कई स्टॉलों के मालिकों को पुरस्कार प्रदान किए। गृह मंत्री ने सराहना की है कि समाज के सदस्यों ने राज्य सरकार के निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन से प्रदर्शनी का सफलतापूर्वक आयोजन किया। महमूद अली ने कहा है कि नुमाइश के माध्यम से 46 दिनों में एकत्रित राजस्व का उपयोग 19 शैक्षणिक संस्थानों और धर्मार्थ औषधालयों को चलाने के लिए किया जाएगा। हमारा जो एग्जीबिशन है वो आज नहीं जमाने से सारे हिंदुस्तान में मशहूर है। निजाम जमाने में ये शुरू हुआ था पर हमेशा आज बढ़ते बढ़ते लाखों की तादाद यहाँ पर आती है। और सबसे अहम बात यह कि इस मरतबा एग्जीबिशन बहुत अच्छी तरह से चला है। 2-3 साल से 4 साल से कोरोना की वजह से एक बार फायर इंसिडेंट होने की वजह से एग्जीबिशन होल्डर्स को भी, जो दुकानें वाले जो कारोबार करते हैं, उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। हमने भी एग्जीबिशन के जो प्रेसिडेंट है हरीश राव साहब, जो हमारे डायनामिक मिनिस्टर है, उनसे भी हम गुजारिश किए थे कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दें, क्योंकि सारे हिंदुस्तान से लोग आकर यहाँ पर स्टॉल्स लगाते हैं और इंसान अपने कारोबार के लिए आता है। हम यही चाहते हैं कि वो अपने कारोबार से अच्छा सा नफा कमा कर वहाँ जाए। पिछली मरतबा 2 साल पहले और 3-4 साल से 2-3 साल से कोरोना की वजह से हमेशा डाउटफुल रहा एग्जीबिशन की। जो 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं उसमें भी बाज़ वक़्त डेट की तब्दीली की वजह से लोगों में जो एक आने का सिलसिला रहता है, वो एग्जीबिशन उमूमन जनवरी में आकर देखते हैं। और जनवरी में तेलंगाना के तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोग जब वो हैदराबाद आते हैं तो ज़रूर एग्जीबिशन देखकर जाते हैं, यहाँ से परचेजिंग कर कर जाते हैं। इसलिए एग्जीबिशन सोसाइटी के जितने जिम्मेदार हो गए, सेक्रेटरी साहब हो, प्रेसिडेंट साहब हो, बहुत अच्छी तरीके से इंतजाम करवाते हैं। उसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास तौर से जो हमारे कमिश्नर साहब है CB आनंद साहब का भी मैं इंतजामात के सिलसिले में, जो पुलिस डिपार्टमेंट है जब से तेलंगाना बना है नंबर 1 तरीके से काम करते आ रही है। हमारे CM साहब ने CM KCR का कल कोंडागट्टू का दौरा स्थगित कर दिया गया है। चूंकि हनुमान भक्तों के मंगलवार को बड़ी संख्या में कोंडागट्टू आने की संभावना है, इसीलिए CM KCR ने भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसके इरादे से इसे बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। MLC कल्वाकुंतला कविता ने CM KCR का जन्मदिन मनाने के लिए भारत जागृति के तत्वावधान में आयोजित होने वाले KCR कप 2023 राज्य स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का पोस्टर जारी किया। इस महीने की 15 और 16 तारीख को महिला और पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में होंगी। कविता ने KCR का जन्मदिन मनाने के लिए दलित ईसाई संघों के तत्वावधान में आयोजित होने वाले दलित ईसाई आत्मीय सम्मेलन का पोस्टर भी जारी किया। केंद्र सरकार ने खुलासा किया है कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद राज्य का कर्ज काफी बढ़ गया है। अक्टूबर 2022 तक 4.33 लाख करोड़ का कर्ज ये राज्य सरकार के स्वामित्व वाले निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों द्वारा लिए गए ऋण है। इस पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कांग्रेस सांसद उत्तम कुमार रेड्डी द्वारा पूछे गए एक सवाल का लिखित जवाब दिया। कहा जाता है कि राज्य सरकार का कर्ज हर साल बढ़ रहा है। तेलंगाना के गठन के समय कर्ज 75,577 करोड़ था, जो वर्ष 2021 से 2022 तक बढ़कर 2,83,452 करोड़ हो गया है। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने केंद्रीय वित्त विभाग को सूचित किया है कि उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों और निगमों को ऋण दिया है। पंकज चौधरी ने खुलासा किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों और निगमों द्वारा लिया गया ऋण 1.5 लाख करोड़ है और 12 बैंकों से निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों द्वारा लिया गया ऋण 1.30 लाख करोड़ है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने आलोचना की है कि तेलंगाना के CM KCR ने बजट सभाओं को अपनी राजनीतिक बैठकों में बदल दिया है।
उन्होंने कहा है कि केसीआर ने केंद्र का अपमान करने के लिए विधानसभा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा है कि बेहतर होता कि विधानसभा दोहरे मुद्दों पर चर्चा करती। बेडरूम हाउस, बेरोजगारी, लैब, दलितों के लिए 3 एकड़ जमीन, छात्रों की समस्याएं, गांव में केसीआर की बेल्ट की दुकानों की और कीमतों के मुद्दों पर। लेकिन उन्होंने इस बात पर गुस्सा जताया है कि विधानसभा की बैठकें केसीआर की तारीफ के लिए होती है, क्या वे बजट बैठकें हैं? उन्होंने पूछा है कि क्या मोदी के खिलाफ घृणा व्यक्त करने के लिए एक बैठक थी। उन्होंने घोषणा की है कि वह देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए केसीआर की चुनौती स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह विधानसभा के सामने केसीआर का साथ देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए तैयार है। शहीद स्तूप, प्रगति भवन, फार्म हाउस या कहीं भी। भले ही दुनिया के देश मुश्किलों का सामना कर रहे हो, भारत तेजी से आगे बढ़ेगा, ऐसा भाजपा के राज्यसभा सदस्य लक्ष्मण ने कहा। केंद्र में सत्ता में आने के बाद बीजेपी के विकास के कई कार्यक्रम किए गए हैं। उन्होंने आलोचना की है कि तेलंगाना जो एक अधिशेष राज्य था को सीएम केसीआर द्वारा ऋण राज्य में बदल दिया गया है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में हर व्यक्ति को 1,29,000 का कर्ज देने का श्रेय सीएम केसीआर को जाता है। राज्य वन जीवन परिषद ने जंगली जानवरों के हमले में मरने वालों और फसलों को दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को दिया है। परिषद ने राज्य सरकार से मृतकों के लिए वर्तमान मुआवजे को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने को कहा है। राज्य वन जीवन परिषद ने वन मंत्री इंद्रकरण रेड्डी की अध्यक्षता में बैठक की और विभिन्न मुद्दों और प्रस्तावों पर चर्चा की। अधिकारियों ने मंत्री को समझाया है कि कव्वाल टाइगर रिजर्व के बांधों के आवास में गांवों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। बैठक में मानव और वन्य जीवन के बीच संघर्ष के वातावरण को रोकने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा की गई। समिति ने फसल नुकसान के लिए 6,000 रुपए की प्रति एकड़ का वर्तमान मुआवजे को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने और बाघों को अधिकतम 50,000 रुपए देने का प्रस्ताव दिया है। वन्य जीवन परिषद के वनस्थलीपुरम हैदराबाद में एक बस टर्मिनल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। हरिना वनस्थली की 1,354 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण की अनुमति प्रदान की गई। नेशनल हाईवे पर बढ़ते ट्रैफिक और यात्रियों की सुविधा के लिए इस टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है। बोर्ड ने वन्य जीवन संरक्षण के मद्देनजर श्रीशैलम रोड को चौड़ा करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। राज्य वन प्राणी संरक्षण समिति ने पीड़ितों की राशि में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इसके लिए समिति ने राज्य सरकार से सिफारिश की है। वन विभाग मंत्री इंद्रकरण रेड्डी की अध्यक्षता में राज्य वन जीवन संरक्षण समिति की बैठक संपन्न हुई। केवल टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट सीमावर्ती क्षेत्र में गांवों का भी संरक्षण बढ़ाया जा रहा है। मनुष्य व वन जीवन के बीच हो रहे संघर्ष को रोकने के उपाय करने पर समिति की बैठक चर्चा हुई। तेलंगाना मेडिकल एंड हेल्थ गेजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन डायरी और कैलेंडर का विमोचन मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने किया। कार्यक्रम कोठी स्थित डीएमई परिसर में आयोजित किया गया। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि केवल तेलंगाना में ही देश में सबसे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी है। क्या हिमालय में धरती की परतों में दबाव बढ़ेगा? क्या इसीलिए तुर्की में प्राकृतिक आपदाएं आती है? क्या यह दबाव भारत को भी डराता है? इसीलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली के आसपास के इलाकों में कब कोई खतरा आ जाए पता नहीं। तुर्की और सीरिया में भूकंप हमारे देश में झटके पैदा कर रहा है। उम्मीदें है कि जल्द ही अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में एक बड़ा भूकंप आएगा। भारत को क्या खतरा है? अगर धरती ऐसे कांपती है जैसे जमीन के नीचे है, इमारतें ढह जाती है जैसे आसमान टूट जाता है, अगर हमारे घर कब्र बन जाते हैं और हमें निगल जाते हैं, तो प्रकृति का विनाश कितना भयानक होगा। तुर्की और सीरिया में आए बड़े भूकंप से भारत के लिए भूकंप के खतरे की चर्चा है। तुर्की में भूकंप की भविष्यवाणी करने वाले डच शोधकर्ता फ्रैंक हुगर बीट्स ने चेतावनी दी है कि जल्द ही भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भूकंप आने वाले हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने दिसंबर 2022 में संसद में खुलासा किया है कि हमारे देश की 60% जमीन भूकंप के खतरे वाले क्षेत्रों में है। हमारे देश में भूकंप संभावित क्षेत्रों को 4 जोन में बांटा गया है। जोन 5 सबसे खतरनाक और जोन 2 सबसे कम खतरनाक है। भूवैज्ञानिकों ने हमेशा चेतावनी दी है कि दिल्ली और उसके पड़ोसी गुरुग्राम में भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा है। जोखिम अधिक है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हिमालय के करीब है। इसके अलावा सोहाना, मथुरा, दिल्ली, मुरादाबाद,
फॉल्ट लाइन के कारण भी दिल्ली को खतरा है, जो पृथ्वी के स्तरों में फ्लॉट लाइन के कारण बनती है। वैज्ञानिकों ने पहले ही कई चेतावनियां जारी की है कि हिमालय भूकंप का केंद्र है, जो दुनिया के विभिन्न महाद्वीपों में देशों को प्रभावित करेगा। कई घटनाएं कहती है कि हिमालय दुनिया के देशों में भूकंप का सबसे ज्यादा जोखिम वाला क्षेत्र है। आने वाले दिनों में 2400 किलोमीटर हिमालय में कहीं भी भूकंप का केंद्र होने की संभावना है। हिमालय की भूमि परतों में टेक्टोनिक प्लेटें 700 वर्षों में अत्यधिक दबाव में है। जैसे जैसे प्लेटें हिलती रहती है, किनारों पर दबाव बढ़ता जाता रहता है। वर्ष 2016 की शुरुआत में विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भूकंप किसी भी समय या 200 साल बाद भी आ सकता है और इसका मध्य हिमालय पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वर्ष 1934 में हिमालय के केंद्र नेपाल और बिहार में आए भूकंप में 10,000 से अधिक लोगों की जान चली गई। वर्ष 1991 में उत्तरकाशी भूकंप में 800 लोग मारे गए। वर्ष 2005 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आए भूकंप में 80,000 लोगों की जान चली गई। हिमालय के अलावा वर्ष 2001 में गुजरात के कच्छ में आया भूकंप, जहां 20,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई, सबसे भयानक है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी के एक भूभौतिकी विद्वान ने बताया है कि हिमालय के लिए खतरा अधिक है, क्योंकि भारतीय और यूरेशियन प्लेटें घर्षण के कारण अक्सर फंस जाती है। रिएक्टर पैमाने पर 9 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आने की संभावना होती है, क्योंकि यह हमारे देश के क्षेत्रफल का 11% है। कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश का पश्चिमी भाग, पूर्वी उत्तराखंड, गुजरात में कच्छ का रण, उत्तरी बिहार, उत्तरी राज्य और जोन 5 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल है। जोन 4 में 8 तक की तीव्रता वाला एक उच्च जोखिम वाला भूकंप है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस क्षेत्र में स्थित क्षेत्रों में रिक्टर पैमाने पर 8 तीव्रता तक भूकंप आने की संभावना है। यह देश के क्षेत्रफल का 18% है। इस क्षेत्र में शेष कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के शेष भाग, पंजाब के कुछ भाग, हरियाणा के कुछ भाग, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, बिहार के कुछ भाग, पश्चिम बंगाल के कुछ भाग, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम राजस्थान शामिल है। तीसरे जोन में आ रहे इस जोन में भूकंप की तीव्रता 7 तक आने की संभावना है। यह देश के क्षेत्रफल का 31% है। केरल, गोवा, लक्षद्वीप द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कुछ हिस्से, गुजरात के शेष हिस्से, पंजाब, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, पश्चिम राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा के साथ साथ तेलुगु राज्यों के कुछ हिस्से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ क्षेत्र भी जोन 3 के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जोन सबसे जोखिम भरा है। ऐसे क्षेत्र में जहां भूकंप की तीव्रता 6 से कम है, यह देश के क्षेत्रफल का 40% है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि बाकी राजस्थान, हरियाणा, एमपी, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के लिए खतरा ज्यादा नहीं है। लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि खतरे वाले क्षेत्रों में अधिकार किस तरह से उपयोग करेंगे। यह देखा जाना बाकी है कि खतरे वाले क्षेत्रों के लोगों को पूर्व खाली उपायों के तहत सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाया जाएगा या वे करेंगे उनकी और आने वाले खतरे को रोकने के उपाय। पूर्व सांसद बूरा नरसैया गौड़ ने कहा है कि कालेश्वरम एसआरपी फेज 1 और एसआरपी फेज 2 के तहत जो पानी आता है, कालेश्वरम का 1% भी पानी नहीं है। उन्होंने कहा है कि वह सारा पानी एल्लम्मा पल्ली और गोदावरी का पानी है। उन्होंने कहा है कि 1,50,000 करोड़ की लागत से बनी कालेश्वरम परियोजना से सिर्फ 30 टीएमसी पानी आया। परकोना ने कहा है कि केंद्रीय जल आयोग ने इस मामले की जानकारी दी है। उन्होंने चुनौती दी है कि वह चर्चा के लिए तैयार है। बीजेपी नेता एनवीएसएस प्रभाकर ने तेलंगाना विधानसभा सत्र के आखिरी दिन सीएम केसीआर के भाषण की आलोचना की। उन्होंने टिप्पणी की है कि विधानसभा की बैठकों को राजनीतिक बैठकों में बदल दिया गया है। उन्होंने पूछा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ करने की क्या निशानी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और एमआईएम के साथ बीआरएस पार्टी की डार्क डील का खुलासा हो गया है।
पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर वहां हर किसान को 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देंगे। भद्राद्री कोत्तेगुडम जिले के मुनुगोरू में आयोजित रोड शो में शामिल हुए रेवंत ने सीएम केसीआर और प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि राज्य में 2 लाख नौकरियां भरने के लिए कांग्रेस को नए साल में नई सरकार के रूप में सत्ता में आना है। रेवंत ने कहा है कि वे वोट तभी मांगेंगे जब इंदिरम्मा योजना के अंतर्गत उन्हें घर देंगे। रेवंत रेड्डी ने स्थानीय विधायक को चुनौती देते हुए पूछा है कि जहां डबल बेडरूम वाले घर दिए गए हैं वहां बीआरएस के नेता क्या वोट मांगेंगे। तेलंगाना कांग्रेस समिति अध्यक्ष ने कहा, तेलंगाना में कांग्रेस के सत्ता में आते ही गोदावरी बाढ़ पीड़ित लोगों को इंदिरम्मा योजना के अंतर्गत मकान निर्माण हेतु आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए दिया जाएंगे। उन्होंने कहा, राज्य में 2 लाख लोगों को रोजगार पाना है तो कांग्रेस का सत्तारूढ़ में होना जरूरी है। कॉर्पोरेटर बद्दम प्रेम महेश्वर रेड्डी ने नागरिक आपूर्ति अधिकारियों से कहा है कि वे दलालों को राशन के सामान की कालाबाजारी से रोकने के लिए कदम उठाए। सहायक नागरिक आपूर्ति अधिकारी मलकपेट सर्किल के निर्देशन में सतर्कता समिति की समीक्षा बैठक हुई। इस कार्यक्रम में गड्डियानारम कॉर्पोरेटर प्रेम महेश्वर रेड्डी शामिल हुए। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि गरीब लोगों के बच्चों के नाम जल्द से जल्द राशन कार्ड में शामिल कराएं। 2-3 साल से कार्यालयों के चक्कर काट रहे लोगों को न्याय की सलाह दी गई है। इस कार्यक्रम में जिला नागरिक आपूर्ति अध्यक्ष आंगनबाड़ी ISDS ज्योत्सना, राशन प्रभारी इरफान, दासरी मल्लेश सहित विभिन्न राशन डीलरों ने भाग लिया। युग तुलसी फाउंडेशन के अध्यक्ष शिव कुमार केंद्र सरकार द्वारा 14 फरवरी को गो हक डे मनाने के अपने फैसले को पलटने को लेकर आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं। एनिमल बोर्ड ऑफ इंडिया ने गो हक डे आयोजित करने का ऐलान किया है और किसके दबाव में हुई वापसी का खुलासा करने की मांग की है। 2 बार हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में आई केंद्र की भाजपा सरकार पर गाय संरक्षण के प्रति गंभीरता की उपेक्षा करने का आरोप लगाया गया है। शिव कुमार ने चेतावनी दी है कि बीजेपी तेलंगाना में नुक्कड़ सभाएं कर सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना में बीजेपी को घेरा जाएगा। उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व की आड़ में भाजपा की साजिशों को लोगों के सामने उजागर किया जाएगा और उनके एजेंडे का पर्दाफाश किया जाएगा। TSRTC ने इस महीने की 18 तारीख को महाशिवरात्रि मनाने के लिए भक्तों के लिए 2427 विशेष बसें चलाने का फैसला किया है। ये विशेष सेवाएं इस महीने की 17 से 19 तारीख तक राज्य के विभिन्न हिस्सों से 40 शैव क्षेत्रों में 3 दिनों के लिए बारी बारी से चलाई जाएंगी। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर उपनगर नारसिंगी पुलिस स्टेशन क्षेत्र के CBIT कॉलेज के समीप एक BMW कार में अचानक आग लग गई। कार के मालिक मधु सतर्क हो गए और वाहन को सड़क के किनारे रोक दिया और जान माल के नुकसान से बचने के लिए बाहर निकल आए। कार पूरी तरह से आग की लपेट में घिर गई थी और सभी देखते रह गए। मधु ने बताया है कि कार धोने के लिए गंडीपेट जाते समय शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। मधु ने बताया है कि उसने 2 दिन पहले 2011 की BMW 520T कार सेकेंड हैंड खरीदी थी। उन्होंने कहा है कि अचानक लगी आग से वे सतर्क हो गए और अपनी जान बचाई। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के कई इलाकों में आउटर रिंग रोड पर नियम विरुद्ध राशन का चावल ले जा रहे ट्रकों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। 4 लॉरियों में हैदराबाद से कर्नाटक में 97 क्विंटल राशन चावल ले जाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कहा है कि अवैध राशन चावल की आवाजाही को रोक दिया गया है। नागरिक आपूर्ति अधिकारियों की शिकायत के अनुसार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। नागौल में अवैध निर्माण को बढ़ावा देने वाले नगर नियोजन अधिकारियों के खिलाफ उच्च अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, इस बात को लेकर स्थानीय लोग रोष व्यक्त कर रहे हैं। कोतापेट डिवीजन में नागौल से उप्पल तक सड़क के किनारे अवैध रूप से विशाल शेड का निर्माण किए जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है, लेकिन नगर नियोजन अधिकारी पैसा लेकर लापरवाही बरत रहे हैं, जैसे निर्माण कार्य की जांच ही नहीं कर रहे हैं। अगर अवैध शो में दुर्घटनाएं होती है और लोगों की जान चली जाती है तो अधिकारी ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे उनका इससे कोई लेना देना नहीं है।
पीरजादीगुड़ा स्थित श्री चैतन्य जूनियर कॉलेज में तनाव की स्थिति रही। इंटर प्रथम वर्ष में पढ़ने वाली रमा देवी नाम की छात्रा ने अस्पताल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसको लेकर छात्र संघ कॉलेज के सामने धरने पर बैठ गए।